बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो चल रहा है, जिसमें इससे पहले मैं एक वीडियो को जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। बेसिकली मैंने वीडियोस को एक ही वीडियो बना के जो है वो अपलोड करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेट जो है वो बहुत स्लो है। तो मैंने कहा चलें आपको पीसेस के अंदर कम से कम आप का हौसला तो बढ़े। आप मैसेज आ रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको भी अपलोड किया जाए। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर जो लीनियर का है, जितने भी एमसीक्यू बनाने वाले हैं वो ये लीनियर से रिलेटेड लाजमी जो है वो इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछते हैं और इधर एमसीक्यू के अंदर भी आता है। तो फॉर ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टूडेंट्स कौन सी जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है? लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। अब हमने बेसिकली इस यहाँ पे जो कंसेप्ट सीखना है वो लीनियर का क्या मतलब है और नॉन लीनियर का क्या मतलब है। लीनियर के लिए स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने जो है वो आइडेंटिफाई करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को वो चेक करने हैं। और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये चेक करने हैं आप लोगों ने। ये तीनों ऑप्शंस दुरुस्त हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे पहली ऑप्शन ये है कि पहली ऑप्शन क्या है? दी डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑल ऑफ डिग्री 1। इक्वेशन जब आपके सामने आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपके सामने आएगी, तो आपने ये देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो ऊपर वेरिएबल लिखा हुआ है, जिसके हवाले से हम डेरिवेटिव फाइंड जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इससे पहले जो है वो बात हो चुकी है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स उसकी पावर 1 से ज़्यादा ना हो। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है कि उसकी पावर 1 से ज़्यादा ना हो, यानी कि ना वाई स्केयर आए, ना वाई क्यूब आए, ना वाई रेज टू पावर 5 आए एंड सो ऑन। इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स का भी स्केयर ना आए, ठीक है, क्यूब ना आए। होल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो आएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र भी आएगा, लेकिन ऊपर जो है वो पेरेंथीसिस लगा के इसकी पावर नहीं आएगी। तो एक बात तो आप लोगों ने लीनियर के लिए ये चेक करनी है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चेक करनी है कि नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब पहले आपको जो है इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन सा होता है। स्टूडेंट्स, जो फंक्शंस होते हैं इनको मेन दो कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है? दो के अंदर। एक होता है हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक, सॉरी, जो फंक्शंस हैं, मैंने कहा कि फंक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं अलजेब्रिक और एक होते हैं नॉन अलजेब्रिक। एक क्या होते हैं? अलजेब्रिक होते हैं और एक नॉन अलजेब्रिक। जो अलजेब्रिक होते हैं उसके अंदर तीन आते हैं। कौन कौन से? रैशनल, जी, रैशनल, इर्रेशनल और पॉलिनॉमियल। क्या आएंगे? पॉलिनॉमियल, रैशनल और इर्रेशनल। ये किसके अंदर आएंगे? अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर आएंगे। एक नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस का दूसरा नाम स्टूडेंट्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की मैं ये साथ साथ आप कॉपी रखें और नोट करते जाएं। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ इस तरह ना सिर्फ देखें, साथ कॉपी लिखे रखें और उसको साथ साथ बातों को नोट करें, बाद में उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, तब जाके ये चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। अगर सिर्फ देखेंगे और कहेंगे कि जी बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो फिर इस तरह जो है वो बात नहीं बनेगी। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मैंने कहा नॉन अलजेब्रिक होते हैं। नॉन अलजेब्रिक कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शंस, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं या ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक, इसी तरह इन्वर्स लॉगरिथमिक। फिर आपके पास जो है वो आ जाएंगे ये वाले जो एक्सपोनेंशियल्स हैं, ये वाले फंक्शंस, फिर हाइपरबॉलिक फंक्शंस, ये सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी फंक्शन उसके अंदर मौजूद ना हो, अगर साइन, कॉस, टेन या साइन इनवर्स या ई रेज टू पावर एक्स वगैरह ये वाली जो है वो फंक्शंस आ जाएंगे। किसके? ये बात याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ये एक्स का नहीं चेक करते रहना, ठीक है। किसका है? डिपेंडेंट वेरिएबल वाई का। ये फंक्शंस किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के। इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेक कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट से उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। फिर जो तीसरा है हमारे पास वो क्या है? नो प्रोडक्ट्स ऑफ वाई और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अपीयर। ये नहीं है कि वाई को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ हो, इसी तरह जो है वो वाई स्केयर वाई स्केयर आ गया हो, वाई वाई से मल्टीप्लाई हो गया हो, या डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 आ गई हो, या वाई स्केयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया हो। डिपेंडेंट वेरिएबल
खुद और उसका डेरिवेटिव भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये तीनों कंडीशंस किसके लिए थी स्टूडेंट्स? ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए थी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ये बेसिकली मैंने इसलिए ये दी हैं तीनों ऑप्शंस कि आपके ज़हन में आ जाए जब भी अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके सामने इक्वेशन आएगी और पूछा जाएगा कि क्या ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप जो है वो डिसाइड करोगे कि ये इक्वेशन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है या नहीं। तो इसलिए इसकी जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ D1। फिर स्टूडेंट्स ये 15 है, फॉर ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होता है? फॉर ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये स्टूडेंट्स सॉरी ये रिपीट ही हो गया है 15। 16 क्या है? विच इक्वेशन इज़ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो जो 3 बातें हमने पढ़ी हैं उस बुनियाद पे हमने ये चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो लीनियर है और कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है। अच्छा, अब ये देखो मैं स्टूडेंट से इनसे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वजाहत करूँगा, आप लोगों ने साथ साथ जो है वो नोट करना है। देखो, एक तो ये है कि dy/dx की सिंगल पावर है, इसका मतलब ये लीनियर है। y की पावर क्या है? सिंगल है, ये लीनियर है। बाकी x जो मर्ज़ी हो, x से हमारी कोई गर्ज़ नहीं है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो साइन आए, कॉज आए, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आए, अलजेब्रिक फंक्शन आए, कुछ भी आए, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे लिनियरिटी चेक नहीं होती, उससे लिनियरिटी चेक नहीं होती। लिनियरिटी किससे चेक होगी? डेरिवेटिव की पावर से और y से, या ये y इस डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर ये लीनियर नहीं रहता, नॉन लीनियर हो जाता है। अच्छा, अब हम दूसरे को देखते हैं। दूसरे में ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास dy/dx का होल स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर हो गया। ये क्या हो गया है? नॉन लीनियर हो गया है, क्योंकि डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये एक हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर है। तो उसने पूछा था विच इक्वेशन इज़ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, तो लीनियर कौन सी है? ये ए है। बाकी को हम चेक करते हैं, उसमें से कोई लीनियर तो नहीं निकलती, या अगर नॉन लीनियर है तो किस बुनियाद पे है? इसकी नॉन लीनियरिटी इस बुनियाद पे है कि इसकी पावर मौजूद है। ठीक है, डेरिवेटिव आपस में क्या हो गए हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से जो डेरिवेटिव हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, ये सेकंड डेरिवेटिव ये लीनियर है। ये क्या है? ऑर्डर इसका 2 है, लेकिन वैसे ये डेरिवेटिव लीनियर है क्योंकि इसकी होल पावर 1 दी गई है। लेकिन यहाँ पे ये देखो y मल्टीप्लाई हो गया है, किससे? डेरिवेटिव से। अगर यहाँ पे पावर ना भी होती फिर भी ये नॉन लीनियर था, और ये इस पावर की वजह से भी नॉन लीनियरिटी है, तो ये नॉन लीनियर है। फिर ये है कि ये तो लीनियर है, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो टर्म है ये नॉन लीनियर है क्योंकि y का स्क्वायर आ गया है। तो इस तरह ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट वन। हमारे पास जो ए ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर 17 है, विच इक्वेशन इज़ नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें ये देखें, e की पावर y आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल किसके अंदर आ गया है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आ गया है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर आ गया है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। मैं नॉन लीनियरिटी को सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। किसको मेंशन कर रहा हूँ? नॉन लीनियरिटी किस वजह से है? इसमें जो नॉन लीनियरिटी है, ठीक है, इसमें जो नॉन लीनियरिटी है वो इसके स्क्वायर की वजह से है। इसमें जो नॉन लीनियरिटी है इसके स्क्वायर की वजह से है, और साथ y भी मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर ना भी होता फिर भी ये नॉन लीनियर था। तो ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब ये तीनों की तीनों जो है वो इक्वेशंस ये क्या हैं? ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कि 18, ए सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स एन एज मैनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों, उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जितना उसका ऑर्डर है, जितना क्या है उसका ऑर्डर है। मसलन सेकंड ऑर्डर की है तो उसके अंदर 2 जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। फर्स्ट ऑर्डर किया है तो उसके सोल्यूशन के अंदर एक और जो है वो कांस्टेंट होगा। थर्ड ऑर्डर किया है तो उसके सोल्यूशन के अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। आगे उसको हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन। स्टूडेंट्स उसको क्या कहेंगे? जनरल सोल्यूशन कहेंगे। फिर हमें जो है वो इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस दी गई होंगी, हम उन कंडीशंस को अप्लाई करके उन कांस्टेंट्स की, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो वो फिर हमारा जो सोल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो इससे डेफिनेट जो या पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर जो है वो चला जाएगा, यानी कि उस कंडीशन के मुताबिक उसका सोल्यूशन क्या बनता है। क्यों कि जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट की तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसका मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट।
तो ये इसका जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो कहता है कि क्या उसको हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन कहेंगे, या इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल कर्व कहेंगे। डेफिनेटली स्टूडेंट्स इंटीग्रल कर्व तो हमने अभी पढ़ी नहीं है, वो नहीं कहेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें हमें कंडीशंस की बात नहीं की। सिंगुलर सोल्यूशन तो है ही नहीं, तो ये इसका जो आंसर होगा वो जनरल सोल्यूशन होगा। इसका आंसर क्या होगा? जनरल सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 19, ए सोल्यूशन obtained फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज़ टू द कांस्टेंट्स। जब हम कांस्टेंट्स को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, कंडीशंस डिफाइन कर देते हैं, तो उस सूरत में वो जो जनरल सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो जनरल सोल्यूशन किसके अंदर चेंज हो जाता है? वो जनरल सोल्यूशन नहीं रहता, वहाँ पे अब कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। मसलन सी अगर है तो उसकी वैल्यू 5 आ गई, तो अब वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो सिंगुलर सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, इंटीग्रल सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो क्या है? पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, इसके बाद है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास द ग्राफ ऑफ ए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज कॉल्ड। कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो उसका जो ग्राफ है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का ग्राफ। अब यहाँ पे इंटीग्रल वर्ड बेसिकली क्या क्यों हमने यूज़ किया है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली उसका क्या आता है? इंटीग्रल आता है। इंटीग्रल कह लें या सोल्यूशन कह लें, एक ही बात है। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन कह लें, यानी कि इस टर्म को आप जो है वो क्या कह सकते हो, इस टर्म को आप सोल्यूशन भी बोल सकते हो। इसको क्या कह सकते हैं? सोल्यूशन। क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एंटी है वो इंटीग्रल है, तो जब आप इंटीग्रल फाइंड करते हो तो बेसिकली उसका क्या आ जाता है? सोल्यूशन आ जाता है। अच्छा, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वो जनरल सोल्यूशन कहेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व कहेंगे, या इंटीग्रल कर्व कहेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो इंटीग्रल कर्व होगी या सोल्यूशन कर्व होगी, दोनों जो है वो आंसर दुरुस्त हैं। क्या होगी इसका? इंटीग्रल कर्व कहें या सोल्यूशन कर्व कहें, ये है। पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो हमारे पास नहीं है, जनरल सोल्यूशन नहीं है, डेरिवेटिव कर्व जो है वो नहीं है, बल्कि इंटीग्रल कर्व है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इफ़ द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेट टू वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कंडीशन गिवन होंगी जिनकी बुनियाद पे हम क्या करेंगे, उसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। वो मैंने बात की कि एक है हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा जिसके अंदर जो है वो उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे जितना जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर है। ठीक है, अगर उसका आर्डर 1 है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 आएगा, आर्डर 2 है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 आएंगे। अगर आर्डर 1 है तो हमें एक कंडीशन गिवन होगी उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए। अगर आर्डर 2 है तो हमें 2 कंडीशंस गिवन होंगी उन दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है इसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। इनको क्या कहेंगे? इनिशियल कंडीशंस कहेंगे, 1 पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस कहेंगे, 2 पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस कहेंगे, या ए और बी दोनों कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स इसको इनिशियल कंडीशन भी बोलते हैं और 1 पॉइंट बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं। तो इस तरह डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसके लिए डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। फिर यह है कि 22, इफ़ द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेट टू 2 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर तो पहले हमने बात की एक वैल्यू होगी तो उसमें इनिशियल कंडीशन होगी या 1 बाउंड्री कंडीशन होगी, लेकिन अगर जो है वो 2 डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर जो है ये 2 बाउंड्री वाला जो है वो आंसर जो है वो दुरुस्त है। यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन। इसमें ऑप्शन कौन सी दुरुस्त है? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एन कंसिस्ट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद द कलेक्शन ऑफ इनिशियल कंडीशन। ये एन क्या होता है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है, या 1 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है, 2 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है, या बोथ ए एंड बी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आएगा, या 1 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएगा, या 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएगा। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद द कलेक्शन ऑफ इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस हमने कहा था कौन सी होती हैं? 1 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है, 1 पॉइंट कंडीशन होती हैं या इनिशियल कंडीशंस होती हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसमें जो डी ऑप्शन है वो इसकी करेक्ट है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 24 है, एन
कंसिस्ट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद ए कलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस, यानी कि इसके अंदर अगर 2 पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस हों तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये वाला जो है वो स्टूडेंट से इसका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि 1 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनिशियल कंडीशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये इनिशियल कंडीशन से दोनों रिलेटेड हैं, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसमें जो ऑप्शन सी है दैट इज़ करेक्ट वन। फिर ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके ऊपर ये वाली कंडीशन जो है वो डिफाइंड है। अगर आप देखो कंडीशंस दो हैं लेकिन ये वैल्यू सेम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है? दोनों में ज़ीरो है। दोनों में ज़ीरो होने की वजह से ये कौन सी कंडीशंस होगी? इनिशियल कंडीशंस। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके साथ इनिशियल कंडीशंस दी गई हों वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है या 1 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है। वो क्या होता है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है या 1 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह जो हमारे पास ऑप्शन है ये जो डी ऑप्शन दैट इज़ दी करेक्ट वन। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो ये स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पे 25 तक जो है वो मैं इसको रोकता हूँ क्योंकि आगे भी हैं, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बात की कि आज जो है वो नेट काफ़ी जो है वो स्लो चल रहा है, तो अगर मैं इतनी हैवी जो है वो घंटे से ज़्यादा की फ़ाइल को जो है वो अपलोड करूँगा तो वो कल तक ही अपलोड होगी। इसलिए मैंने सोचा कि आप इसको अब मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है वो इसको साथ साथ जो है वो समझना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।